Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में आगे अपने पढ़ाई को बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में सीखे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि इट वाज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ माइकल फैराडे। ऐसा कोई लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है और आप फिर भी उसे ड्रॉ करते हैं और उससे आपको कुछ एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज क्या मिला था? तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलता था और कितना लाइंस ऑफ फोर्स यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरता है तो वो फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को बताता था, ठीक है। तो अब लाइन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो हम उसकी संख्या को काउंट कैसे करेंगे? तो इसी को सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके टर्म डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। चूंकि रियल एग्जिस्टेंस लाइंस ऑफ फोर्स का नहीं है तो हम रियल एग्जिस्टेंस के टर्म को डिफाइन करें, वैसा टर्म बोले जिसको हम रियली निकाल सकें, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके टर्म आया। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज डिफाइंड बोथ फॉर क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस। सरफेस क्लोज्ड हो या ओपन हो, ओके, हम दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स को डिफाइन करेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कितनी टोटल संख्या है जो उस दिए हुए सरफेस से क्रॉस करता है, क्रॉसिंग थ्रू एनी गिवन सरफेस, वो सरफेस क्लोज्ड हो या ओपन हो, ओके। तो आप मान लीजिए कोई चार्ज बड़ी क्यू रखते हैं कहीं पे, इसके चारों तरफ फील्ड बना और इस फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहा है, ओके, यहाँ से निकल रहा है, आप सीखे हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। तो आप कहीं पे एरिया रखिए। तो अब यहाँ पे जो आप एरिया रख रहे हैं ये एरिया क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे एक स्फीयर डाल दें, एक क्यूब डाल दें तो वो आपका क्लोज सरफेस हो गया। और मान लीजिए आप एक प्लेन सीट रख रहे हैं तो वो आपका ओपन सरफेस हो गया। तो सरफेस क्लोज्ड हो या ओपन हो, हम दोनों ही केस में हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड बोथ फॉर क्लोज्ड एंड ओपन सरफेस। तो डिफिनीशन क्या हुआ? तो कोई भी सरफेस आप रखिए, क्लोज रखिए या ओपन रखिए, आप हैं सो जितना लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस से गुजरेगा उसी का नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई लेटर से, या फाई लिखे या फाई ई से लिखे। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी सीखे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इसको फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फाई बी हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फाई ई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ओके। तो ये तो डिफिनीशन हुआ। अब मैथमेटिकली इसे निकालेंगे कैसे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इसे निकाले कैसे। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सरफेस दिया है, जिस सरफेस के से गुजरने वाले लाइंस ऑफ फोर्स को आप काउंट करना चाहते हैं, मान लीजिए एक सरफेस दिया हुआ है, ओके, और ये सरफेस आपका दिया हुआ है और इसको हमने किसी फील्ड में डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा को दिखाया जा रहा है, ये ई वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सरफेस को डाल दिए, ओके। अब देखिए, अब इस सरफेस को हम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करेंगे। जहां भी मन हो आप छोटा सा एरिया ले लीजिए, डीएस। अब इस डीएस को हम एक डायरेक्शन देंगे। आप पढ़े होंगे कि एनी एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर एरिया। किसी भी एरिया को हम वेक्टर बना सकते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज से आता है। तो जो भी आप एरिया चुन रहे हैं उसका कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा। तो एक हम आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करके उसको दिशा दे दिए और इस एरिया के पास से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहा है वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको ई की भी दिशा मिलेगी उस एरिया पे कुछ खास। तो ई वेक्टर की दिशा हो गई और एक डीएस वेक्टर की दिशा हो गई और इन दोनों के बीच सर्टेन एंगल भी बनेगा, ओके। मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा।
तो अब जो ये दो वेक्टर आपको मिला, एक फील्ड इंटेंसिटी और एक एरिया वेक्टर, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, ई डॉट डी एस। ठीक है, ई डॉट डी एस निकालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें उस छोटे से एरिया जो आपने सिलेक्ट किया है उस छोटे से एरिया का ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इसे डी फाई से लिखेंगे क्योंकि आप छोटे से एरिया का भी फ्लक्स निकाले हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। यही इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन हुआ कि मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब ये छोटे से एरिया का फ्लक्स हुआ और ऐसा छोटा छोटा एरिया आप बहुत सारा इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको सारे एरिया से जो फ्लक्स निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, तो आपको हर छोटे छोटे एरिया को से जो फ्लक्स था उन सबको इंटीग्रेट कर लेना होगा। तो फाई का वैल्यू मिलेगा जब हम डी फाई को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ई डॉट डी एस। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो आपका डिफिनीशन आ गया, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ओके, तो इससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब इसका क्या यूनिट होगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम। यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम, या इसे हम लोग वोल्ट मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर क्लोज सरफेस है, फॉर ए क्लोज सरफेस, ठीक है, तो बाहर निकलने वाले फ्लक्स के लिए आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इनवर्ड फ्लक्स को हम लोग निगेटिव लेते हैं। ठीक है, बाहर निकलने वाले लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस से बाहर निकल रहा होगा तो वहां जो फ्लक्स निकालेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और उस सरफेस पे कहीं से इन कर रहा होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इनवर्ड फ्लक्स को हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, ये क्लोज सरफेस के लिए। अगर सरफेस आपका प्लेन है तब क्या करेंगे, तो प्लेन के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ अपने बेसिक डिफिनीशन पे ध्यान देना है। तो मान लेते हैं कि सरफेस मेरा प्लेन है, ये सरफेस एक प्लेन सरफेस हम ले लिए, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो हम मान लिए इसका एरिया है ए और इसकी दिशा है इधर की, तो ये एरिया हो गया ए। और जो लाइंस ऑफ फोर्स इससे गुजर रहा है तो ये ई की दिशा हम कुछ भी निकाल सकते हैं जिधर ई दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच सर्टेन एंगल फिर बन गया। तो हम ई डॉट ए निकाल लें, तो ई डॉट ए कैसे निकलेगा, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये ई ए कॉस थीटा हो गया। तो इस सरफेस के लिए जो फ्लक्स का वैल्यू आया फाई, दैट इज ई ए कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इस इंटीग्रेशन साइन पे अगर हम सर्किल बीच में डाल देते हैं तो ये सर्किल क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन में सर्किल लगा रहे तो आप समझ जाएंगे कि हम एक क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया फ्लक्स के बारे में। अब इसी पे बेस्ड मेरा मेन गॉसेज लॉ है। अब जरा गॉसेज लॉ को हम लोग देखें। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए, कूलॉम्स लॉ से ज्यादा बेसिक आपका फंडामेंटल लॉ गॉसेज लॉ है। अब आगे सीखेंगे कि मैक्सवेल्स का 4 इक्वेशन था, जिस तरह से हम मैकेनिक्स में न्यूटन के मैकेनिक्स में देखते हैं कि न्यूटन्स का 4 लॉ, 3 लॉज ऑफ मोशन और 4th जो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, इन 4 लॉ की सहायता से हम क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी 4 बेसिक लॉ है जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है, और उस मैक्सवेल्स इक्वेशन में सबसे पहला लॉ यही गॉसेज लॉ है। इट इज मोर फंडामेंटल देन कूलॉम्स लॉ। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा गॉसेज लॉ के बारे में जान ले जाएं। कैसे ये फंडामेंटल है ये आगे की क्लास में हम बताएंगे। ऑल्दो वी कैन डिराइव कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेज लॉ एंड गॉसेज लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, दोनों को एक दूसरे से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फंडामेंटल गॉसेज लॉ को ही माना जाएगा। ओके, तो अब गॉसेज लॉ क्या है, तो देखिए गॉसेज लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। देख लीजिए ये
आप फ्लक्स ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस दोनों के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन गॉसेस लॉ जब भी लगाना है तो इट इज डिफाइंड फॉर क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस। सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए, तभी आप गॉसेस लॉ को लगा पाएंगे। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन यहीं पे है, सरफेस क्लोज्ड होगा तभी गॉसेस लॉ डिफाइंड होगा। और ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, आपको सरफेस डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि सरफेस दिया हुआ है, यू हैव टू इमेजिन, ओके, यू हैव टू इमेजिन दैट हाइपोथेटिकल सरफेस। आप कोई भी किसी भी शेप का सरफेस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। ये जो क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस हम लोग लेंगे उसका नाम देंगे गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब इनका लॉ क्या है? तो इनका लॉ आया गॉसिज का कि अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस से, ओके, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, तो ये जो निकालेंगे ये 1/ε0 टाइम्स होगा किसके? तो नेट इनक्लोज चार्ज। तो उस सरफेस के भीतर कितना नेट चार्ज मौजूद है, उस नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। दिस इज योर गॉसेस लॉ। तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट इनक्लोज चार्ज। तो अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो नाउ ये फाई रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स हम निकाले। और फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं? तो फ्लक्स का डिफिनीशन है E.ds। E.ds निकालने से फ्लक्स निकल जाता है। छोटे से एरिया में डिवाइड करेंगे, छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और यहाँ सर्किल दिखा रहा है कि आप क्लोज सरफेस पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया फ्लक्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कितने के बराबर होगा? तो अभी आप सीखे कि ये 1/ε0 टाइम्स है किस चीज का? तो नेट इनक्लोज चार्ज, तो इनटू क्यू नेट हम लिख सकते हैं। तो आपका ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गया गॉसेस लॉ का। अब इस ε0 से अगर इधर हम गुना कर लें तो ε0 E.ds दैट विल बी इक्वल टू क्यू नेट। तो या तो आप इस फॉर्म में याद रखें गॉसेस लॉ को, इंटीग्रेशन E.ds दैट इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट, या इस फॉर्म में याद रखें ε0 इंटीग्रेशन E.ds दैट इज इक्वल टू क्यू नेट। ओके, तो ये गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसे प्रूव करके देखें कि क्या ये कैसे ये सिद्ध हो सकता है। ओके, तो इसके प्रूफ को देखें। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी सिलेक्ट किए क्यू, मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी हम लिए क्यू। ओके, तो अब इससे अब पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलता है। तो यहाँ से हम लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर दिए। ओके, हम इसका लाइन्स ऑफ फोर्स पहले ड्रॉ कर लें। लाइन्स ऑफ फोर्स चूंकि निकलता है बाहर की ओर, तो हम बाहर की ओर लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो चारों तरफ लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लिए। अब सरफेस, अब हमें गॉसेस लॉ को प्रूव करना है। तो आपको पता है कि गॉसेस लॉ इज डिफाइंड फॉर क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस ओनली। ठीक है, तो क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस अब हम यहाँ पे कौन से शेप का चुने? तो देखिए, आप किसी भी शेप का हाइपोथेटिकल सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको चुनना है वो किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि आपको निकालना क्या है, निकालना है E.ds। ठीक है, आप गॉसेस लॉ तभी यूज कर सकते हैं जब आप E.ds का वैल्यू निकाल लें। और E.ds तभी निकलेगा जब E वेक्टर और ds वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, इस थीटा का वैल्यू आपको हर जगह पता हो। ओके, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि आपको हाइपोथेटिकल सरफेस सेलेक्ट करने के समय ही पूरे दिमाग को यूज करना है। ठीक है, हम कौन सा सरफेस चुने कि हमें E और ds के बीच का एंगल हमें पता चल जाए हर जगह, उस सरफेस के हर पॉइंट पे E और ds के बीच का एंगल पता हो,
तभी हम गॉसेस लॉ को यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं यूज कर पाएंगे। सरफेस हम कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, सरफेस हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो क्लोज्ड हो, और हर क्लोज सरफेस के लिए लॉ आपका सही होगा, लेकिन हम इवेलुएट ही नहीं कर पाएंगे। इवेलुएशन के लिए जरूरी है कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल हमें सब जगह पता हो, ठीक है। तो आप सोचिए कैसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जाए। तो अब इसको देखने के लिए हम पहले ई के डायरेक्शन को देखते हैं कि ई क्या है, ई की दिशा किधर है। तो आप जो लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ किए उस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए तो ई की दिशा मिलेगी। तो ई की दिशा वही है जो लाइन्स ऑफ फोर्स की दिशा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण ई आपकी दिशा यही होगी। तो हर जगह ई आप क्या देख रहे हैं, ई की दिशा हमेशा रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की ओर निकल रहा है अलोंग द रेडियस। इस चार्ज बॉडी को सेंटर मान लें तो इसका जो हम रेडियली जो आउटवर्ड, इससे अलोंग द रेडियस जो बाहर निकलेगा, यही आपके फील्ड इंटेंसिटी की दिशा है। ओके, तो ई की दिशा आपको हर जगह पता चल गया। तो अब हम अगर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं, देख लीजिए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगर सिलेक्ट करते हैं तो इस गॉसियन सरफेस पे अगर आप छोटा सा एरिया कहीं भी चुनिएगा तो डीएस की दिशा भी बाहर की ओर होगी और ई की दिशा ऑलरेडी बाहर की ओर है। जहां भी आप सिलेक्ट कीजिए, जहां भी चुनेंगे तो हम बाहर की ओर नॉर्मल ड्रॉ करके एरिया वेक्टर लेते हैं, तो डीएस की दिशा भी बाहर और ई की दिशा भी बाहर। आप जहां इमेजिन कीजिए, डीएस की दिशा भी बाहर और ई की दिशा भी बाहर। ओके, तो हर जगह ई और डीएस के बीच का जो एंगल बना वो एंगल बन गया 0 डिग्री। इज इट और नॉट? ठीक है, डीएस और ई की दिशा सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन गया। तो ये कब हुआ? जब आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किए तब। अब मान ले कि अगर हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट नहीं करते हैं, कोई क्यूब बना लेते हैं और क्यूब से इसको घेर देते हैं, ठीक है, तो क्यूब बना के घेरेंगे तब भी ये क्लोज सरफेस हुआ, गॉसियन लॉ तो सही होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप हर पॉइंट पे ई और डीएस के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते। ई तो इससे रेडियली आउटवर्ड होगा बाहर की ओर, ठीक है, ई की दिशा बाहर की ओर है रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर हम छोटा छोटा एरिया अलग अलग जगह पे चुनेंगे तो ई और डीएस के बीच कौन सा एंगल बनेगा, यू कैन नॉट से, ठीक है, हम हर जगह एंगल नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम क्यूबिकल सरफेस यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक बात अब ध्यान में रखना है कि गॉसेस लॉ लगाने के लिए जो क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस सेलेक्ट करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वंस द गॉसियन सरफेस इज सेलेक्टेड देन योर कैलकुलेशन बिकम्स वेरी इजी। जैसे ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा सरफेस यहाँ लगेगा, उसके बाद डेरिवेशन बिल्कुल 1-2 लाइन का हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करें। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किए और जिसका रेडियस हम मान लिए कि रेडियस है r रेडियस का हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किए और ये जान रहे हैं कि ई और डीएस के बीच का एंगल थीटा जो है वो मेरा 0 डिग्री है। तब आगे का कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अब देखिए आगे का कैलकुलेशन। ओके, तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r इनक्लोजिंग ए पॉइंट चार्ज Q। तो अब हम इसका फ्लक्स निकाल के देखिए क्या आएगा। तो आप फ्लक्स निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का जो वैल्यू होगा दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ई डॉट डी एस, यही डिफिनीशन है फ्लक्स का। तो ई डॉट डी एस का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ई और डी एस के बीच अभी आप देखें कि एंगल 0 डिग्री बन रहा है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। तो अब इसको फार्मूला पे डाल दीजिए। तो ई का वैल्यू, डी एस का वैल्यू और कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 है तो ये सिंपली आ गया ई इंटू डी एस। अब देखिए ई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कोई भी चार्ज बॉडी है, इससे r डिस्टेंस अगर हम आगे चलते हैं तो ई का वैल्यू क्या मिलता है, ई का वैल्यू हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा r स्क्वायर, ठीक है। तो ई का वैल्यू हम एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इतना ई होता है।
तो ई का वैल्यू डाल दिए 1/4πε0 Q/r² और इधर आ गया ds। ओके, अब इसे हमें इंटीग्रेट कर लेना है। तो अब देखिए, अब इसमें कौन सा कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर कर लेंगे और हम इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया। Q भी कांस्टेंट है, टोटल जो पॉइंट चार्ज आप लिए हैं, और दूरी भी कांस्टेंट है, r रेडियस का आप लिए हैं। तो Q/4πε0 r² बाहर आ गया, तो बच गया सिर्फ ds का इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन ds। और आपने जो छोटा छोटा ds सेलेक्ट किया है, इन सबको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा उस स्फीयर का, और टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो इंटीग्रेशन ds के जगह पे हम लिख सकते हैं 4πr²। ओके, तो नाउ Q/4πε0 r² और इधर 4πr², देखिए सब कटेगा, तो 4π कट गया और इधर से r² कट गया, तो आपके पास बच गया Q/ε0। ठीक है, तो Q/ε0 आ गया, तो आपका लॉ प्रूव्ड हो गया। फाई जो है, जो आप फ्लक्स निकाले उसका वैल्यू क्या आया, तो फाई जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हैं दैट इज Q/ε0। तो हम लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू Q नेट इनक्लोज चार्ज। उस सरफेस के भीतर कितना चार्ज था, तो आपने Q डाला था, तो ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। ओके, तो आपने क्या देखा कि गॉसियन लॉ लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन। ओके, चलिए अब हम अलग अलग केस में देखते हैं। अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो तब क्या होगा? इफ देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड, तो E.ds का वैल्यू 1/ε0 इंटू 0 लिखना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, गॉसियन सरफेस के भीतर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़िए। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज मौजूद है, देख लीजिए वहां नियम में है नेट इनक्लोज चार्ज, उस सरफेस के भीतर का चार्ज हमको देखना है, बाहर के चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो चार्ज बाहर मौजूद है वो कंट्रीब्यूट करता है 0 नेट फ्लक्स। ठीक है, उसका फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा, उसका कोई योगदान फ्लक्स में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जितना लाइन्स ऑफ फोर्स उस चार्ज से गुजरेगा सरफेस से, उतना ही फिर बाहर निकल जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई सरफेस यहाँ लिए और जो चार्ज है वो बाहर है, तो यहाँ से जो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, तो यहाँ से इन किया और इधर से बाहर निकल गया। ओके, तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स इधर से इन कर रहा होगा उतना ही इधर से बाहर निकल रहा होगा। तो नेट इनवर्ड फ्लक्स और नेट आउटवर्ड फ्लक्स दोनों इक्वल होगा। तो इसको हम निगेटिव लेते हैं और आउटवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, दोनों का ग्रैंड टोटल करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसीलिए नेट फ्लक्स, बाहर वाले चार्ज का नेट फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जितना इंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, छोड़ के निकल रहा है, तो दोनों इक्वल होता है। और एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव लेते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन 0 होगा। ठीक है, इसको आप एक फिगर से, एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 4 सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल के आपको दिखाए हैं। तो मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ डाला गया है +Q। ठीक है, एक चार्ज यहाँ डाले हैं +Q और एक चार्ज यहाँ डाले हैं -Q। 2 चार्ज बड़ी डाले हैं और इसको अलग अलग सरफेस से हम घेरे हैं। तो देखिए पहला सरफेस S1, ये सरफेस से हम घेर दिए। तो इस सरफेस के भीतर कौन सा चार्ज है? सिर्फ +Q है। तो टोटल फ्लक्स इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा Q/ε0। ये टोटल इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 फ्लक्स होता है। और ये पॉजिटिव क्यों है? पॉजिटिव इसलिए है कि जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स है सब बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड निकल रहा है, तो आउटवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके,
तो ये वैल्यू आ गया पहले सरफेस S1 के लिए। अगर हम दूसरा सरफेस देखें तो दूसरा सरफेस इस -q चार्ज को इनक्लोज किए हुए है, इसको घेर के हम सरफेस बनाए। तो अब इसका निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा Q/ε0, लेकिन ये निगेटिव होगा चूंकि अब जो लाइन्स ऑफ फोर्स आ रहा है सब भीतर की ओर आ रहा है, इनवर्ड फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, सारा लाइन्स ऑफ फोर्स इनवर्ड आ रहा है, तो दैट इज निगेटिव। तो इसका फ्लक्स हो जाएगा -Q/ε0। अब हम एक तीसरा सरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं S3, तीसरा सरफेस लिए। अब ये जो तीसरा सरफेस S3 ले रहे हैं, ये इसके भीतर कोई भी चार्ज नहीं है, ये दोनों चार्ज -Q और +Q इसके बाहर हैं, आउटसाइड है, तो आउटसाइड चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इससे जो फ्लक्स होगा वो मेरा 0 हो जाएगा। ओके, अब एक हम और चौथा सरफेस ले रहे हैं S4 ले रहे हैं, इन दोनों चार्ज को घेरता हुआ। ठीक है, दोनों चार्ज को घेर के हम ले लिए S4 सरफेस। तो अब इसके भीतर नेट इनक्लोज चार्ज कितना है, तो इसके भीतर दो चार्ज है +Q और -Q, और नेट निकालेंगे तो नेट इनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा, तो इसका फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो चौथे सरफेस S4 से फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। तो आप अलग अलग केस में देखिए कि गॉसियन सरफेस हम जैसा लेते हैं उस हिसाब से फ्लक्स निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी डाइपोल को हम किसी सरफेस से इनक्लोज करते हैं, ठीक है, एक डाइपोल आप जानते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो -Q +Q लेके हम एक डाइपोल बनाए और इसको किसी सरफेस से हम घेर देते हैं, तो क्या टोटल फ्लक्स आएगा, तो इसका टोटल फ्लक्स फिर 0 हो जाएगा क्योंकि नेट चार्ज 0 है। ओके, आप पिछले केस में देखे हैं S4 में जैसे 0 था, तो यहाँ भी टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। ओके, चलिए अब फिर आगे बढ़ा जाए। अब मान लेते हैं कि भीतर बहुत सारा चार्ज मौजूद है अलग अलग जगह पे। ठीक है, हम अगर इसके डिफरेंट रीजन्स पे अलग अलग चार्ज डाले हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस के भीतर आप कहीं पे +Q1 डाले, कहीं पे -Q2 डाले, कहीं पे +Q3 डाले, तो अब जो नेट चार्ज होगा Q नेट, ये क्या होगा, तो अलग अलग चार्ज का अलजेब्राइक सम होगा। ठीक है, इज द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल इनक्लोज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। आप ये चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, उस प्रॉपर्टी से आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। सबको हमको ग्रैंड टोटल कर देना है। ठीक है, तो Q नेट का वैल्यू डालेंगे 1/ε0 इंटू Q नेट। नेट चार्ज कैसे निकलेगा, तो जितना भी चार्ज है सबका ग्रैंड टोटल करेंगे, Q1 -Q2 +Q3। ठीक है, अब ये नेट चार्ज अगर पॉजिटिव आ गया तो फ्लक्स आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा। अगर निगेटिव आ गया तो फ्लक्स आपका इनवर्ड हो जाएगा, ये आप पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब अगर कोई इफ ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, अगर हम किसी क्लोज बॉडी को लेते हैं जिसके भीतर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो क्या होगा इसका फ्लक्स, तो फ्लक्स आपका 0 होगा। ये पहले भी आप सीख लिए हैं कि बाहर अगर चार्ज है, अगर यहाँ हम एक स्फीयर ले रहे हैं और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, इसके भीतर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो जितना फ्लक्स इनवर्ड इन करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो नेट इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। इनवर्ड के लिए हम निगेटिव यूज करते हैं, आउटवर्ड के लिए पॉजिटिव, और दोनों को जोड़ेंगे टोटल फ्लक्स निकालेंगे, दैट विल कम टू 0। ओके, आप इसे आइदर यूनिफॉर्म फील्ड में डालें या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डालें। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अगर भीतर कोई चार्ज मौजूद नहीं है द टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको एक इस फिगर से देखिए। अगर हम एक क्यूब लेते हैं और E की दिशा यहाँ दिखाया गया है, E की दिशा अलोंग एक्स एक्सिस है, किस दिशा में फील्ड है,
केवल इस दिशा में, ना वाई दिशा में नहीं है, जेड दिशा में नहीं। तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालें तो देखिएगा इधर वाला जो ये फेस है, इस फेस से लाइन्स ऑफ फोर्स इन कर रहा होगा, जो कि ई की दिशा इधर है तो इधर से लाइन्स ऑफ फोर्स इन कर रहा होगा। तो कितना फ्लक्स इसका आएगा, तो इनवर्ड फ्लक्स आ जाएगा इसका एरिया और इनटू ई। तो इसका क्यूब जो बनाया है उसका वन साइड ए लिए हैं तो एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो ई इंटू ए स्क्वायर होगा और विथ निगेटिव साइन इसलिए कि ये इनवर्ड है, ठीक है। और यहाँ से इधर वाला जो फेस है, इस फेस से ये लाइन्स ऑफ फोर्स अब बाहर की ओर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो प्लस ई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो दोनों को ग्रैंड टोटल करेंगे तो फिर मेरा 0 आएगा, जो ये बता रहा है कि इस क्यूब के भीतर हमने कोई चार्ज नहीं डाला है। ई टोटल इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब फिर हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, अगर हम लोग एक हेमी स्फेरिकल बॉडी को रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखिए हेमी स्फेरिकल बॉडी को लिए, ये हेमी स्फेरिकल बॉडी हो गया और इसको हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में डालते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में हम जानते हैं कि ई को हम लोग पैरेलल बनाते हैं। ये ई जो हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं ये मेरा इक्वली स्पेस्ड होता है, ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक हेमी स्फेरिकल बॉडी को यूनिफॉर्म फील्ड में डाल दें, ठीक है। तो अब इसका फ्लक्स हम लोग कर्व सरफेस से, इसका जो टेढ़ा वाला ये कर्व सरफेस हो गया और ये जो सरफेस है ये आपका सर्कुलर सरफेस हो गया। तो सर्कुलर सरफेस और कर्व सरफेस, इन दोनों सरफेस का जो हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसके भीतर कोई चार्ज हम डाले नहीं है, नेट इनक्लोज चार्ज 0 है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। तो अब इस टोटल फ्लक्स को हम 2 हिस्से में बांट दें कि फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस, ऊपर से जो कर्व सरफेस है उससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है और जो सर्कुलर सरफेस है उससे कितना फ्लक्स मिल रहा है, तो दोनों का सम 0 होगा। ओके, तो नाउ कर्व सरफेस से जो फ्लक्स है दैट कैन बी रिटेन एज फ्लक्स थ्रू दी सर्कुलर सरफेस, को इस साइड लिया है तो फ्लक्स थ्रू दी सर्कुलर सरफेस। अब सर्कुलर सरफेस का आप फ्लक्स निकाल के देखिए, सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब सर्कुलर सरफेस पे देखेंगे तो ये सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। अब ई की दिशा तो ऊपर की ओर है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं ई की दिशा ऊपर है। अब इस सर्कुलर सरफेस पे हम छोटा सा एरिया सेलेक्ट किए ds, तो ds की दिशा नीचे की ओर है, तो ई और ds के बीच का एंगल बना 180 डिग्री। तो अब ई डॉट ds निकालिए, तो ई का वैल्यू और ds इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस हम r मान लें तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 180, तो cos 180 डिग्री, cos 180 -1 तो प्लस पाई आर स्क्वायर ई आ गया, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसका हमारा वैल्यू आ गया प्लस पाई आर स्क्वायर ई। ओके, तो ये हम हेमी स्फेरिकल बॉडी को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में डालते हैं तब। अब अगले केस में देखते हैं कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डालें तब क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ क्या करते हैं, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हेमी स्फेरिकल बॉडी को डालते हैं। तो फिर एक हेमी स्फेरिकल बॉडी बना लिए जिसका रेडियस है r रेडियस का हेमी स्फेरिकल बॉडी बनाए, और अब ई मेरा नॉन यूनिफॉर्म है तो ई को हम लोग अब पैरेलल नहीं दिखा सकते हैं, ई को स्प्रेडिंग दिखाएंगे। ई मेरा फैलता जा रहा है, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ये लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाती है। आप पढ़े हैं कि जहाँ लाइंस ऑफ फोर्स डेंसर होता है वहाँ फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, और जहाँ लाइंस ऑफ फोर्स रेयर है वहाँ फील्ड इंटेंसिटी कमता जाएगा। ओके,
तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। तो अब इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे, तो देखिए फिर अपने उस नियम को लगाएंगे कि ग्रैंड टोटल फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इस सरफेस के भीतर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल 0 होगा। अब इस टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू दी सर्कुलर सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू दी कर्व सरफेस। ठीक है, अब सर्कुलर को इधर रहने दिए, कर्व सरफेस को बाहर ले लिए। ठीक है, अब कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालिए। ये जो कर्व सरफेस है इसका फ्लक्स हम निकालें, तो इसमें आप जहाँ भी ds सेलेक्ट करेंगे तो ds की दिशा भी बाहर और e की दिशा ऑलरेडी रेडियली आउटवर्ड है, तो ds भी बाहर की ओर है और e भी बाहर की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 डाल दीजिए। तो E हो गया। कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया स्फीयर का होता है 4πr², तो उसका हम हाफ लिए हैं, हेमिस्फीयर लिए हैं, तो हाफ हो जाएगा, तो 2πr²। और इधर cos 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है, तो हम यहाँ 1 डालेंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -2πr²E। ओके, तो अब सर्कुलर क्षेत्र से, जो सर्कुलर रीजन था उससे जो फ्लक्स गुजरेगा इसका वैल्यू आ गया। ओके, -2πr²E। अब चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर हम चार्ज को किसी भी क्यूब के सेंटर पे डालें तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अब एक चार्ज हम डालें क्यूब, ये कहाँ है, तो एक क्यूब के सेंटर पे। ठीक है, तो अब इस क्यूब से अगर इसको हम घेर दिए हैं तो ये क्लोज सरफेस हो गया, तो इस क्लोज सरफेस का हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल फ्लक्स आएगा, जो फार्मूला है 1/ε0 इंटू नेट चार्ज, तो नेट चार्ज Q है, तो Q/ε0 आ गया। ये टोटल चार्ज हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया इस पूरे क्यूब से होके गुजरने वाला। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हम निकाल लिए। अब अगर पूछा जाए इसके एक फेस से कितना गुजर रहा है, इसके एक फेस का फ्लक्स क्या है, तो आप जानते हैं किसी भी क्यूब में 6 फेस होगा। ठीक है, एक फेस आप देख लीजिए, चारों साइड का 4 फेस, एक अपवर्ड रूफ और एक इसका फ्लोर, 6 फेस होगा। तो किसी भी क्यूब में 6 फेस होता है, तो टोटल 6 फेस से इतना गुजर रहा है फ्लक्स, तो एक फेस से कितना गुजरेगा, तो इसके लिए हमको 6 से डिवाइड कर देना होगा। तो एक फेस से अगर पूछा जाए कि किसी एक फेस से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रहा है, उसका क्या फ्लक्स है, तो हमें टोटल फ्लक्स निकाल के उसमें 6 से डिवाइड कर देना। ओके, अब अगर पूछा जाए कि इसके कॉर्नर से, जो कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रहा है, उस कॉर्नर का फ्लक्स क्या है, तो आप काउंट कर लीजिए कितना कॉर्नर बन रहा है। तो आप क्यूब में 8 कॉर्नर होगा। ठीक है, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक कॉर्नर से निकल जाएगा, तो कॉर्नर से जाने वाला फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। ओके, अब इसी तरह अगर पूछा जाए कि कितना एजेज है, किनारे से जा रहा है, तो कितना किनारा आपको मिलेगा, तो आपको देखेंगे आपको 12 एजेज मिलेगा। ठीक है, 12, तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो एक एज से कितना गुजर रहा है ये निकल जाएगा। ओके, चलिए अब अगले केस को देखते हैं कि अगर चार्ज Q को हम है सो सेंटर पे नहीं डाल के इसके एक फेस पे डालें। ठीक है, एक फेस के सेंटर पे अगर हम Q चार्ज को डाल दें, तब अगर फ्लक्स पूछा जाए तो क्या करना होगा। तो देखिए आप पढ़े हैं कि गॉसेस लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सर्किट। तो ये अभी जो चार्ज डाले ये क्लोज नहीं हुआ, तो इसको पहले क्लोज करेंगे, तभी हम गॉसेस लॉ यूज कर सकते हैं। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे कि आप जो क्यूब है दिया हुआ उसके बगल में एक और दूसरा क्यूब इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़े हैं कि इट इज डिफाइंड फॉर क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, आपको कल्पना करनी है, तो आप इमेजिन कीजिए कि इधर एक और क्यूब है। ओके, अब इस दोनों क्यूब को एक साथ देखिएगा, तब आपका ये क्यू चार्ज भीतर अब इनक्लोज्ड हो गया। ओके, तब इस टोटल क्यूब के लिए हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, गॉसेस लॉ अब यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये क्लोज
इनक्लोज चार्ज अब एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस के भीतर आ गया। तो अब टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा। ये दोनों क्यूब के लिए कंबाइंड जब लेंगे तब आएगा। तो अब इस कंबाइंड को देखिए, तो कंबाइंड में आपको कितना फेस नजर आएगा, तो 10 फेस नजर आएगा, क्योंकि ये भीतर वाला जो फेस है ये फेस आपको नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ 10 फेस आएगा इसका, और इधर वाले क्यूब का फेस और इधर वाले क्यूब का फेस। ऐसे 2 क्यूब लेते तो 12 फेस होता, तो 12 में 2 फेस ढक चुका है तो आपको 10 फेस नजर आएगा। तो ये 10 फेस का फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो इसमें तो अब 5 फेस है, ये फेस तो ढक चुका है, तो 5 फेसेज, तो 10 फेसेज से इतना गुजर रहा है, तो 5 फेसेज से कितना गुजरेगा, तो हमें 2 से भाग दे देना होगा। 10 में कितना है तो 5 में कितना है, तो Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 करेंगे तो हमें इस जो दिया हुआ क्यूब था इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सिचुएशन को देखते हैं। तो ये 5 फेसेस से हो गया। अब चार्ज को हम किसी क्यूब के कॉर्नर पे फिक्स करें। देखिए, अब इस चार्ज को हम क्यूब के कॉर्नर पे डाल दिए हैं, तो अब इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, फिर हमें एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन करना होगा, इसको ढकना होगा। तो इसको ढकने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो क्यूब है इस क्यूब के चारों तरफ से हम क्यूब डाल रहे हैं। एक नीचे डाल दिए, फिर एक ऊपर डाल दिए, एक उस साइड डाले, तो नीचे 4 क्यूब और ऊपर भी 4 क्यूब, इस तरह से हम 8 क्यूब थे। एक तो दिया ही हुआ था, 7 अलग अलग क्यूब से हम इसको घेर दिए, तो आपका टोटल 8 क्यूब से ये घिर गया। ओके, तो 7 अलग अलग क्यूब हम बना के घिरे हैं, तो अब ये चार्ज मेरा इनक्लोज हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका फ्लक्स निकालिए। तो 7 मोर क्यूब से आप घेर दिए, तो 8 क्यूब आ गया। 8 क्यूब का फ्लक्स आप निकालेंगे तो आएगा Q बटा एप्सिलॉन 0। तो अब एक क्यूब से क्या होगा, तो 8 क्यूब का आप निकाल लिए, तो एक क्यूब का निकल जाएगा Q बटा 8 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब फ्लक्स फ्रॉम वन फेस अपोजिट टू चार्ज ऑफ द गिवन क्यूब, जो दिया हुआ क्यूब था उसके एक फेस से कितना नजर आएगा। तो देखिए क्यूब का अब कौन सा कितना फेस आपको नजर आ रहा है। देखिए फिर से फिगर पे वापस आए। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपको 3 फेस नजर आएगा। एक नीचे वाला फेस नजर आएगा, एक इस साइड वाला फेस नजर आएगा और एक इस साइड का फेस नजर आएगा। बाकी फेस जो है वो सारा क्यूब से ढक चुका है। तो 3 फेस से कितना गुजरेगा फ्लक्स, तो इसको अब निकालने के लिए जो क्यूब से निकल रहा था उसमें आप 3 से भाग दे दीजिए, तो एक फेस से निकल जाएगा। तो आप निकाल चुके हैं फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब। ये Q बाई 8 एप्सिलॉन 0 था। अब 8 एप्सिलॉन 0 में हम 3 से भाग दे देंगे तो एक फेस से निकल जाएगा। तो Q बाई 24 एप्सिलॉन 0 ये आपका उस एक फेस से निकलना वाला फ्लक्स निकल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ तक आप सीख गए फ्लक्स को अलग अलग केस में निकालना। और फिर हम एक और केस देखते हैं। अगर जो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, और इसको हम एक हॉलो बॉडी से भीतर आप पेंट्रेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो अब इसके भीतर इसका कितना हिस्सा मौजूद है ये हमें चाहिए। इसी पे नेट इनफ्लो चार्ज इतना ही होगा, इस हिस्से पे जितना चार्ज हो। ठीक है, क्योंकि बाहर का जो भी चार्ज होगा वो तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं फ्लक्स में। तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब जो फ्लक्स होगा वो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी
आपको यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है और इसके भीतर का लेंथ क्या है, जो आप हॉलो बॉडी रखे हैं उसका लेंथ क्या है। तो लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के भीतर जो वायर है उसका लेंथ क्या है, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो भीतर कितना इनक्लोज चार्ज है वो निकल जाएगा और डिवाइड कर लेंगे 1/ε0 से, तो 1 नीचे आ गया एप्सिलॉन 0, तो 1/ε0 और इंटू वाट, तो लेमडा आई इंटू लेंथ ऑफ दी वायर, जो भी इसके भीतर का लेंथ है जो हॉलो बॉडी के भीतर है, तो इन दोनों को करेंगे तो ये चार्ज का वैल्यू आपको दे देगा। ओके, तो आप गॉसेस लॉ को डिफरेंट केसेज में कैसे यूज करेंगे वो आप सीख लिए। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे।